जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। बिल्कुल टीसीएस के पैटर्न पर आधारित आज पॉलिटी के ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपका भविष्य में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के साथ कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम है तो आज की क्लास आपकी परीक्षा के लिए रामबाण का काम करेगी। आपने पॉलिटी बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन आज की क्लास देखने के बाद आपको पॉलिटी याद हो जाने वाली है। बस आप कॉपी पेन लेकर इसके वन लाइनर नोट्स को बनाते चलिएगा और दोस्तों क्लास को अंत तक देखिएगा, तभी आप यहां से बहुत कुछ आज सीख कर जाने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपने सारे महत्वपूर्ण सवाल। सारे सवाल टीसीएस पर आधारित सवाल यहां पर रखे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया गया है। टीसीएस का मोस्ट रिपीटेड सवाल है। आयरलैंड से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें, एकल नागरिकता का प्रावधान यानी कि सिटीजनशिप, इसका दोस्तों कहां से लिया गया प्रावधान, तो नोट करके रखिएगा, इंग्लैंड के संविधान से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपको दोस्तों यहां पर ब्रिटेन भी लिखकर आ सकता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रिटेन इंग्लैंड एक ही बात है। अगर हम बात करें ऑप्शंस को लेकर, अब कौन सी चीज कहां से ली गई है वो भी आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयरलैंड, यहां से दोस्तों क्या लिया गया है, डीपीएसपी, आपको याद होगा डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन यहां से पूछ ले कि डीपीएसपी का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, तो आपको माफ कीजिएगा कौन से भाग में, भाग 4, ये दोस्तों डीपीएसपी का उल्लेख है, इसको भी आप नोट करके रखें। अब हम बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से दोस्तों क्या लिया गया है, मौलिक कर्तव्य, माफ कीजिएगा मौलिक अधिकार, क्या लिया गया है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं, ये दोस्तों लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। और दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में किया गया, भाग नंबर 3। और दोस्तों आपको याद होगा संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा गया है, भाग नंबर 3 को कहा गया है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अमेरिका से दोस्तों और क्या चीज ली गई है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ये भी अमेरिका से ही ली गई है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला ऑप्शन हमारा दक्षिण अफ्रीका। यहां से दोस्तों क्या लिया गया, संविधान संशोधन, क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया है मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, मौलिक कर्तव्य ये दोस्तों कहां से लिए गए हैं, ये दोस्तों रूस से लिए गए हैं। कहां से, रूस से लिए गए हैं। और मौलिक कर्तव्य का उल्लेख कौन से भाग में है, भाग 4A। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको तो आप नोट करके रखें। और 1 से 2 सवाल आपसे और पूछे जाते हैं कि समवर्ती सूची की अवधारणा कहां से ली गई है, तो नोट कर लीजिएगा, ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, इससे बाहर टीसीएस आपसे सवाल नहीं पूछता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उच्चतम न्यायालय के जज की रिटायरमेंट आयु कितनी होती है। यानी कि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष होती है, 60 वर्ष होती है, 65 वर्ष होती है, 70 वर्ष होती है। दोस्तों आपको बता दें उच्चतम न्यायालय, इसके जो जज होते हैं इनकी दोस्तों जो रिटायरमेंट आयु होती है वो कितनी होती है, 65 वर्ष। आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की बात आई है, तो सुप्रीम कोर्ट से बनने वाले और सवाल मैं आपको बताता हूं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी, उनका कार्यकाल कितना रहेगा। ये सब बातें दोस्तों कौन से आर्टिकल में लिखी हुई हैं, आर्टिकल नंबर 124 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 124 में। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है, आर्टिकल नंबर 129 में। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करके देता है, लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत जारी करता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर देता है। और अनुच्छेद 32 तो दोस्तों आपको पता ही होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा है, इसको दोस्तों संविधान की आत्मा कहा है। और ये किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 32। अब हम दोस्तों बात करते हैं हाई कोर्ट को लेकर। यहीं पर दोस्तों मैं आपको हाई कोर्ट भी बता देता हूं। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनकी जो नियुक्ति, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उनका जो
जो रिटायरमेंट होता है वो कितने साल के लिए होता है? ये दोस्तों 62 वर्ष उनके लिए आयु होती, कितनी? 62 वर्ष। ये दोस्तों हाई कोर्ट का है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए हाई कोर्ट का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है, दोस्तों आपको याद रखना आर्टिकल 214 है। आर्टिकल 214 है। आप 2 इधर कर दीजिएगा, 1 इधर कर दीजिएगा, बाकी 4 अपनी जगह रखिएगा। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। आर्टिकल 214 में किसका उल्लेख है? हाई कोर्ट का उल्लेख है। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल नंबर 215 में लिखी हुई है। इसको भी आप नोट करेंगे। और दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हाई कोर्ट कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 6 प्रकार की। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की करेगा, लेकिन जो हाई कोर्ट है वो दोस्तों 6 प्रकार की रिट जारी करके देता है। लेकिन कौन से अनुच्छेद के तहत करता है ये भी आपसे पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट जारी करता है। आप देख सकते हैं दोस्तों सवाल एक था, लेकिन मैंने आपको यहां से 10 से 12 सवाल बताए हैं। सारे सवाल अपने आप में टीसीएस के पूछे गए सवाल हैं, बस इसको आप नोट करते चले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो मैंने अभी आपको बताया दोस्तों भाग 3 को कहते हैं। यहां पर ऑप्शन गलत है, थोड़ा आप उसको सही कर लेंगे। भाग 3 कर लेंगे, एक को आप भाग नंबर 3, इसको दोस्तों संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और भाग 3 में किसका उल्लेख है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। बच्चे बच्चे को पता है, इसको आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। भाग 4A, इसमें क्या है? मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य किसका उल्लेख है? मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। और भाग 18 में दोस्तों क्या है? तो दोस्तों आपको याद होगा आपात अनुबंध। आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 18 है। और भाग 20 में क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, इसकी प्रक्रिया कौन से भाग में है? भाग नंबर 20 में। इसको भी आप ध्यान में रखें, परीक्षा में कई बार सवाल आपसे पूछा गया है। और अगर आपसे सवाल पूछ ले कि दोस्तों संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग है भाग नंबर 5। इसमें दोस्तों संघ सरकार की बात होती है। इसमें किसकी बात होती है? इसके अंदर संघ सरकार की बात होती है। इसके अंदर कुल दोस्तों 100 अनुच्छेद हैं। इस बात को आप याद करके रखेंगे। अनुच्छेद 51 से 150 के बीच में दोस्तों इसमें है भाग नंबर 5 में। और इसमें संघ सरकार की बात होती है। अब संघ सरकार में कौन कौन आएगा? आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों आपके सीएजी, ये सब कहां पर आते हैं? ये सब के सब आपका सुप्रीम कोर्ट, और ये सब के सब भाग नंबर 5 के अंतर्गत आते हैं। इसको आप ध्यान में रखें, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 18 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950। ये लीजिए आपकी परीक्षा का सवाल। बस आप कॉपी कलम लेकर नोट करते चलेगा। इतना कंटेंट मैं आपको आज देने वाला हूं कि आप दोस्तों कहेंगे कि हाँ ये दोस्तों क्लास हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है 18 जुलाई 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था। इस बात को भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों ये 4-5 महत्वपूर्ण डेटे हैं, इनको भी आप नोट कर लें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को। प्रस्तावना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रस्तावना को कब पारित किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को दोस्तों इसको पारित किया गया था। लेकिन प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। पारित कब किया गया और स्वीकार कब किया गया, दोनों बातें आपको याद रखनी है। पारित किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, लेकिन स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 24 जनवरी 1950 को। इसको दोस्तों क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा हमारा जो राष्ट्रीय गीत है और हमारा जो राष्ट्रीय गान है, इसको दोस्तों कब अपनाया गया था? इसको अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। याद कीजिएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और एक सवाल आपसे और पूछा जाता है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको दोस्तों संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया? तो ये डेट भी आप नोट कर लें, 22 जुलाई। यहां पर केवल आप 22 कर देंगे। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, इसको दोस्तों अपनाया गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये जितने भी सवाल मैंने बताए हैं सारे सवाल आपके टीसीएस में और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, 52वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। ये चारों संविधान संशोधन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, हम चारों के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान में दोस्तों 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो आप नोट करके रखिएगा, ये 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1985 का है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और 10वीं अनुसूची में दोस्तों किससे संबंधित है? ये दोस्तों दल बदल से संबंधित है, दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। तो आपको कितनी बातें याद रखनी है? 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। और संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। और 52वां संविधान संशोधन है कब का? 1985 का। ये 3 सवाल आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। आइए दोस्तों ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करते हैं। 13वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों आपको याद होगा, नागालैंड दोस्तों 13वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एक सवाल 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा दोस्तों सिक्किम को कब, अगर आपसे सवाल बन जाए कि सिक्किम को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? 36वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। लेकिन कई बार परीक्षा में सवाल आता है कि कब दिया गया था, ये दोस्तों कब भी आपको याद रखना है, 1975 में। ये तारीख भी आपको याद रखनी है, परीक्षा में सवाल पूछा गया है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा 56वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो दोस्तों आपको सबको याद होगा, गोवा को दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था? ये 56वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दे दिया गया था। और ये दोस्तों कब दिया गया था? 1987 को। और दोस्तों आपको याद होगा, गोवा को हमने पुर्तगाल से कब आज़ाद कराया था? 1961 में हमने गोवा को पुर्तगाल से आज़ाद कराया था। और दोस्तों कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय के तहत। इतनी बातें आपको अपनी कॉपी में वन लाइनर फैक्ट के रूप में नोट करनी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सवाल ऐसे पढ़िए जो आपकी परीक्षा में आए, जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा हुआ है टीसीएस के पैटर्न पर आधारित। तो दोस्तों वाकई में ये टीसीएस के पैटर्न पर आधारित सवाल है, फालतू का ज्ञान आपको नहीं लेना। ऐसे सवाल दोस्तों आपको पढ़ने हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा हिट करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दोस्तों ये किस वर्ष से संबंधित है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, यहां से मैं आपको 3 से 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष से संबंधित है? तो आपको याद होगा 1976 से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको पूरी कहानी बताता हूं, हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। उसके बाद दोस्तों होता है 42वां संविधान संशोधन 1976 और हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया जाता है। कितने? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे संविधान में जोड़ दिया जाता है। तो कई बार आपसे सवाल पूछा गया है कि दोस्तों मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और कौन सी समिति की सिफारिश पर? तो दोस्तों आपको याद होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ये दोस्तों 4S आपको याद रखना है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आर्टिकल आपका कौन सा था? आर्टिकल 51A जो कि मौलिक अधिकार को प्रदर्शित करता है, सॉरी मौलिक कर्तव्यों को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों आपको याद होगा प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। परीक्षा में कई बार सवाल आया है कि दोस्तों प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हो चुका है अब तक? तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। और दोस्तों ये कब हुआ था? ये इसी समय हुआ था 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और दोस्तों हमारे संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया? 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। दोस्तों शिक्षा है, वन जीव है, माप तौल है, इन सबको दोस्तों समवर्ती सूची में डाला गया था। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो कई बार सवाल पूछ लेता है शिक्षा कौन सी सूची का विषय है? तो आप बोलेंगे समवर्ती सूची का विषय है। वन जीव समवर्ती सूची के विषय है, माप तौल समवर्ती सूची के विषय हैं। ये सारे सवाल जितने मैंने बोले हैं ये सारे सवाल आपकी कॉपी में होने चाहिए। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1978 को क्या हुआ था? तो दोस्तों आपको याद होगा 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। और ये किससे संबंधित है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 ये किससे संबंधित था? ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित था। अब इसको निरस्त कर दिया गया, इसकी यहाँ पे कौन सा आर्टिकल आ गया है? आर्टिकल 300A। और तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है। संपत्ति का दोस्तों आर्टिकल कौन सा था? आर्टिकल 31, इसको निरस्त कर दिया गया। फिर दोस्तों आर्टिकल बना आर्टिकल 300A। और दोस्तों 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से निकालकर विधिक अधिकार में डाल दिया गया था।
इतनी बातें आपको कॉपी में नोट कर लेनी है। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा, यानी कि ईडब्ल्यूएस, आपने बहुत नाम सुना होगा ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 10% का आरक्षण, ये बातें आपने सुनी होंगी। अब दोस्तों इससे संबंधित संविधान संशोधन परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं आपके एसएससी में। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 102वां है, 103वां है, 104वां है। ये चारों संविधान संशोधन हमारे लिए लल्लन टॉप संविधान संशोधन है दोस्तों। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस, इससे संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है, तो आप नोट करेंगे 103वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। दोस्तों आपको याद रखना है इसके तहत दोस्तों आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनको 10% का आरक्षण दिया जाता है ईडब्ल्यूएस के अंदर। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे संबंधित है, जीएसटी, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित है। और जीएसटी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है ये कैसा कर है, ये दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष नहीं दोस्तों अप्रत्यक्ष कर है जीएसटी। और जीएसटी की फुल फॉर्म क्या होती है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये बातें तो आपको याद होंगी। अब जल्दी से कमेंट करके बता दें कि जीएसटी को पूरे भारत में कब लागू किया गया था, पूरी डेट आपको छाप कर बतानी है। कई बार मैंने आपको ये सवाल बताया है। अब जीएसटी से दोस्तों 2 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर सवाल पूछा जाए जीएसटी से संबंधित दोस्तों, जीएसटी कौन सी समिति की सिफारिश पर आई थी, विजय केलकर समिति, सवाल नंबर 1। अगला क्वेश्चन है जीएसटी से संबंधित दोस्तों आर्टिकल कौन सा है, 246A, 246A, ये दोस्तों जीएसटी से संबंधित ये आर्टिकल है। अब एक सवाल पूछा जाता है जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आप नोट कर लेना 279A। ये वो सवाल है जो दोस्तों आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर जीएसटी का आर्टिकल पूछा जाए तो 279, 246A, लेकिन अगर जीएसटी काउंसिल आपसे पूछे तो 279A। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है जीएसटी को पूरे भारत में कब लागू किया गया था, तो आप नोट कर लीजिएगा 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। 102वां संविधान संशोधन किससे है, तो आपको याद होगा ओबीसी, ये दोस्तों किससे संबंधित है, ओबीसी से संबंधित है 102वां संविधान संशोधन है। और दोस्तों 104वां संविधान संशोधन एससी एसटी से संबंधित है, एसटी एससी से संबंधित है 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवाल नोट कर लिए होंगे। आप सवाल देख रहे हैं, सवाल एक है लेकिन मैं आपको 8 से 10 सवाल बता रहा हूं। आज के दोस्तों जो प्रैक्टिस सेट में आपको 400 से 500 सवाल आज मिलने वाले हैं, नोट करते चलिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को दिल से लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। अभी मैंने आपको बताया संविधान में हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, और फिर दोस्तों 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, उसके द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया जाता है। ये सब बातें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों सवाल पूछ रहा है हमसे संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो नोट करके रखिएगा। ये दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा जोड़ा गया था संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य। और दोस्तों 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है कब का, 2002 का है। और दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 21A, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 21A में है। और कौन से संविधान संशोधन के तहत है, 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षा में यहीं से सवाल बार बार पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अति महत्वपूर्ण है। एक सवाल मैं आपको बताता हूँ 99 वाला। दोस्तों 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एकमात्र संविधान संशोधन जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में गैर संवैधानिक करार दिया, ये कौन सा संविधान संशोधन है, ये दोस्तों 99वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। लिख के रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा, आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों महत्वपूर्ण है, आपको दोस्तों याद होगा पहले दोस्तों क्या था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, क्या था पहले, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। और उसका आर्टिकल कौन सा था, आर्टिकल 338।
आर्टिकल कौन सा था? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति का दोस्तों उल्लेख कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 338। उसके बाद होता है 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कब हुआ था? ये 2003 में हुआ था। और फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति था वो दोस्तों क्या बन गया? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति बन गया। और इसका आर्टिकल कौन सा हो गया? आर्टिकल 338A। अब दोस्तों यहां से आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे, वो 4 सवाल सुनिएगा। नंबर 1, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से संबंधित आर्टिकल अगर आपसे पूछे तो आर्टिकल 338 है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आर्टिकल आपसे पूछे तो आर्टिकल 338 ए। अगर 89वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ? 2003। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल पूछा गया कि भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है और परीक्षा में मोस्ट रिपीटेड सवाल है। अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 71, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 61 है। दोस्तों आपको बता दें भारत का महान्यायवादी, इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया? आर्टिकल नंबर 76 में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं भारत के महान्यायवादी को लेकर, ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये दोस्तों केंद्र का सबसे बड़ा वकील होता है, यानी कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा वकील कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। और दोस्तों वर्तमान में कौन है? आर वेंकट रमणी। ये दोस्तों वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं। दोस्तों आपने 108 ज्वाइंट सिटिंग, इसकी दोस्तों उल्लेख आपने सुना होगा। ये दोस्तों आपको याद होगा ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख यानी कि संयुक्त बैठक का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? ज्वाइंट सिटिंग का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 108 में। अब दोस्तों यहां से दोस्तों इसको कैसे रिलेट कर आपको याद करना है। दोस्तों 108, इसको संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? बुलाता है इसको प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति इसको बुलाता है। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष इसकी दोस्तों अध्यक्षता करता है ज्वाइंट सिटिंग की। और इसमें कौन भाग नहीं लेता? तो दोस्तों नोट कर लीजिएगा, इसमें उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं। ये सवाल है अपने आप में, परीक्षा में दोस्तों आपसे स्टेटमेंट देकर ये सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना जो भारत का महान्यायवादी है वो ज्वाइंट सिटिंग में भाग तो लेगा लेकिन दोस्तों वोटिंग नहीं कर सकता है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, आपसे दोस्तों स्टेटमेंट बेस बनाकर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा जो भारत का महान्यायवादी होता है ये दोस्तों भाग तो लेता है लेकिन दोस्तों वोटिंग में भाग नहीं लेता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब दोस्तों ऑप्शंस को लेकर थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और एक सवाल आपको और याद रखना है, जो दोस्तों भारत के महान्यायवादी होते हैं इनकी जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? वो दोस्तों प्रेसिडेंट करते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। मतलब जो भारत का महान्यायवादी होता है किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? राष्ट्रपति के। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब दोस्तों अगला दोस्तों हमारे ऑप्शंस हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। आर्टिकल नंबर 72, इसमें दोस्तों क्या दिया हुआ है? राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति का क्षमादान कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 72 में है। याद रखिएगा राष्ट्रपति एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो दोस्तों मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। राष्ट्रपति ही एक ऐसा व्यक्ति है जो दोस्तों आपके मौलिक अधिकारों को कुछ समय के लिए दोस्तों उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। कई बार सवाल पूछा गया है कि मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध कौन लगा सकता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति लगा सकता है, लेकिन कुछ समय के लिए। दोस्तों अब हमेशा के लिए नहीं, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगा सकता है आपातकाल की स्थिति में। इसकी बातें आपको ध्यान में रखनी है। परीक्षा में स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। आर्टिकल नंबर 71 दोस्तों क्या है? तो आपको याद होगा अगर राष्ट्रपति चुनाव में कोई विवाद हो गया तो उसका जो निपटारा है वो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद के तहत करेगा? अनुच्छेद नंबर 71 के तहत करेगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है और सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? आर्टिकल नंबर 143 में। इस बात को भी आप लिख लें यहीं पर कहीं पर। आर्टिकल नंबर 61 में क्या है? तो आप सबको पता है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। अब जल्दी से कमेंट कर छाप दे राष्ट्रपति की शपथ कौन से आर्टिकल में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करता है? अभी मैंने आपको भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूं महाधिवक्ता के बारे में। दोस्तों वो महान्यायवादी होता है केंद्र का सबसे बड़ा वकील, लेकिन जो महाधिवक्ता होता है वो होता है राज्य का सबसे बड़ा वकील। तो दोस्तों किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करेगा? तो दोस्तों राज्यपाल के। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। महाधिवक्ता का दोस्तों आर्टिकल कौन सा है? तो दोस्तों इसका आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 165 में इसका उल्लेख किया गया है। अब दोस्तों आपको याद रखना है महाधिवक्ता की दोस्तों नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। उपराष्ट्रपति, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आर्टिकल नंबर 63।
उपराष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 63 में है। लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, आर्टिकल नंबर 64 में ये बात कही गई है। यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो दोस्तों पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। कहाँ का? राज्यसभा का। पदेन सभापति होगा कहाँ का? राज्यसभा का। ये आप नोट कर लें, परीक्षा में आए हुए सवाल हैं सारे के सारे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं। दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 32 है। दोस्तों आपको बता दें आर्टिकल नंबर 32 से 35 के बीच में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप दोस्तों इसको आप ठीक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये दोनों आपके सही होंगे, क्योंकि जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है आर्टिकल नंबर 32 से आर्टिकल नंबर 35 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसके बीच में कोई सा भी आर्टिकल आपको दे के रखे तो आप ध्यान में रखिएगा ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में, आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में ये दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में। अगला सवाल, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, ये बात कौन से आर्टिकल में बोली गई है? तो दोस्तों आपको याद होगा आर्टिकल नंबर 15 में ये बात बोली गई है। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल बताता हूँ, वो कौन कौन से अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं, बाहर वाले किसी भी नागरिक को प्राप्त नहीं है। तो आप नोट कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 19, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30। ये दोस्तों 5 आर्टिकल हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ये दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है और टीसीएस का मोस्ट रिपीटेड सवाल है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को ही प्राप्त हैं। ऑप्शन की अगर हम बात करें, आर्टिकल नंबर 17 में किसका उल्लेख किया गया है? अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 17 है। आर्टिकल नंबर 19 हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी कि दोस्तों व्यक्ति को बोलने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 है। और आर्टिकल नंबर 19 डी, 19 ई ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये परीक्षा में आए हुए सवाल हैं। आर्टिकल नंबर 19 डी में दोस्तों क्या है? कहीं भी दोस्तों कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता यानी कि व्यक्ति कहीं देश में कहीं भी आए जाए उसकी स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 19 डी। और आर्टिकल नंबर 19 ई में क्या है? तो आपको याद रखना है कहीं भी बसने की स्वतंत्रता, व्यक्ति भारत में कहीं भी बस जाए लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए। दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 19 ई में है। इस बात को भी आपको याद रखना है। दोस्तों भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए यानी कि दोस्तों आप भारत के नागरिक हैं, उसके लिए आपको भारत में कितने दिन रहना होगा? कम से कम 5 साल। अगर आप 5 वर्ष दोस्तों भारत में रह रहे हैं तो दोस्तों आपको भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये सवाल भी परीक्षाओं में कई बार पूछ लिया गया है आपसे। आर्टिकल नंबर 24 आपको मैंने बताया हुआ है, आर्टिकल नंबर 23-24, आर्टिकल नंबर 23-24 इन दोनों में किसका उल्लेख है? ये दोस्तों आपको याद होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल नंबर 23-24। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में 15वीं भाषा सिंधी को कब जोड़ा गया? सवाल मैंने कई बार कराया हुआ है, ये दोस्तों 21वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आपको याद होगा हमारे मूल संविधान में कुल 14 भाषाएं थी। कितनी? कुल 14 भाषाएं थीं। उसके बाद होता है 21वां संविधान संशोधन और दोस्तों जो 15वीं भाषा है सिंधी, इसको जोड़ दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों हो जाती हैं दोस्तों कुल कितनी? 15 भाषा हो जाती हैं। फिर होता है 71वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा जाता है। ये सूत्र आपको याद रखना है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, इन 3 भाषाओं को कब जोड़ा जाता है? 71वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। अब कुल कितनी भाषा होंगी? 15 3 18। इसके बाद होता है दोस्तों 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसके द्वारा फिर 4 भाषाओं को हमारे संविधान में और जोड़ दिया जाता है। कौन कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को कब जोड़ा जाता है? ये दोस्तों 92वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला सवाल, राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आइए दोस्तों राष्ट्रपति का निपटारा करते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को लेकर। राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति कौन से आर्टिकल में है? तो मैंने कई बार डिस्कस किया हुआ है, आर्टिकल नंबर 123 कहाँ गया? ये रहा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रपति का उल्लेख कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 52 में है। उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53 में है।
और राष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल नंबर 54 में है। और जो निर्वाचन की जो पद्धति होगी आर्टिकल नंबर 55 में है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 में है। ये लीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति के जितने भी अनुच्छेद बन सकते थे सारे मैंने आपके सामने रख दिए, इसको आप नोट कर सकते हैं। राष्ट्रपति का उल्लेख आर्टिकल नंबर 52, उसकी कार्यपालिका शक्ति आर्टिकल नंबर 53, राष्ट्रपति का चुनाव आर्टिकल नंबर 54, चुनाव की पद्धति आर्टिकल नंबर 55, राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल नंबर 61, राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल नंबर 72 और राष्ट्रपति के अध्यादेश की शक्ति आर्टिकल नंबर 123। इसको आप नोट कर ले, परीक्षा में सवाल आना ही आना है। अब आर्टिकल नंबर 213 में क्या है तो आपको याद होगा, राज्यपाल। राज्यपाल के अध्यादेश की शक्ति कौन सी आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 213 है। इसको भी आप ध्यान में रखें। आप 2 को इधर कर दें, 1 को इधर कर दें तो क्या बन जाएगा? ये दोस्तों राज्यपाल वाला बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता चुका हूं, जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं। और जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दोस्तों राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, यानी कि एक दूसरे लोग एक दोनों को शपथ दिलाते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों अगर यहाँ से कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूं तो आपको ध्यान में रखना है इनके दोस्तों कार्यकाल, यानी कि दोस्तों ये कितनी उम्र होनी चाहिए आपका दोस्तों बनने के लिए। ये सब चीजें, अगर आपको लोकसभा का अध्यक्ष बनना है या आपको प्रधानमंत्री बनना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी ही चाहिए, न्यूनतम आयु 25 वर्ष। अगर आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, अगर आपको उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या राज्यपाल या आपको राज्यपाल बनना है, गवर्नर बनना है तो आपकी उम्र होनी चाहिए 35 वर्ष। कितनी? 35 वर्ष। अगर आपको दोस्तों वोटिंग करनी, वोट डालना है तो 18 वर्ष है। और अगर आपको दोस्तों ये ग्राम पंचायत के चुनाव लड़ने हैं, ये सब चीजें लड़नी है तो आपको दोस्तों 21 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। और अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है, किसका? अगर आपको राज्यसभा का मेंबर बनना है तो आपकी उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला सवाल पूछा गया कि 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया? अनुसूची 11, अनुसूची 10, अनुसूची 8, अनुसूची 9। दोस्तों आपको याद होगा कुल दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। कितनी? कुल दोस्तों 12 अनुसूचियां हैं। और कई बार सारी अनुसूचियां मैं आपको नोट भी करा चुका हूं। अब दोस्तों यहां से मैं आपको 4 से 5 अनुसूचियां बता दे रहा हूं, ये सवाल परीक्षा में आते हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख कौन सी अनुसूची में? अनुसूची नंबर 8 में किया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अनुसूची 9 में क्या है? भूमि सुधार। भूमि सुधार से संबंधित है अनुसूची 9। और अनुसूची 10 में दोस्तों क्या है? दल बदल से संबंधित है। मैंने अभी आपको बताया दल बदल। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985। ये दोस्तों हमारा पहला ही सवाल था, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अनुसूची नंबर 11। इसमें क्या है? तो दोस्तों अनुसूची नंबर 11 में कुल कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? अनुसूची 11 में 29 विषय हैं। ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अनुसूची नंबर 12 दोस्तों किससे संबंधित है? ये नगरीय निकाय से संबंधित है। इसमें 18 विषय है अनुसूची 12 में। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजभाषा आयोग किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 344, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 350 ए। दोस्तों ये क्या है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। शायद ये सवाल मैं कई बार डिस्कस भी कर चुका हूं आपके साथ। है राजभाषा आयोग, इसमें दोस्तों कौन से आर्टिकल में है? ये दोस्तों राजभाषा आयोग है, आर्टिकल नंबर 344। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए दोस्तों राजभाषा आयोग का गठन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 350 में, माफ कीजिएगा आर्टिकल नंबर 344 में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए राजभाषा का विकास, राजभाषा का विकास, राजभाषा हिंदी का आपका विकास, ये कौन से आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो आप नोट कर लीजिएगा। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 351 है। और सवाल एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे। ये एसएससी नहीं, ये आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं सारे जहां पे ये आपको काम आने वाले हैं। आर्टिकल नंबर 350 में दोस्तों क्या उल्लेख है? जो दोस्तों जो प्राथमिक शिक्षा है वो आपकी राजभाषा में ही होगी, आपकी दोस्तों मातृभाषा में ही होगी। ये बात कौन से आर्टिकल में लिखी हुई? आर्टिकल नंबर 350 ए। प्राथमिक शिक्षा, जो आपकी प्राथमिक शिक्षा है वो आपकी राजभाषा में होगी, आपकी क्षेत्रीय भाषा में होगी। ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 350 ए। और आर्टिकल 343 तो आपको पता ही होगा कि भारत की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि होगी। ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल नंबर 343। जल्दी से बताएं आर्टिकल नंबर 324 में किसका उल्लेख है? कमेंट करके बताना है आपको ये सवाल। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एवं शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है। ये वो सवाल है जो दोस्तों एसएससी बार बार पूछता है आपसे, तो आप नोट कर लीजिएगा। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान एवं शिक्षा का अधिकार है, ये कौन से आर्टिकल में है? तो दोस्तों आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आर्टिकल नंबर 29, 30 में क्या है? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान और शिक्षा का अधिकार है। ये दोस्तों आर्टिकल नंबर 29, 30 में है। सवाल आपकी परीक्षाओं में मोस्ट रिपीटेड है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने जाएं तो आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 है, इनके बीच में आप पढ़कर जाएं, परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है। ये दोस्तों डीपीएसपी यानी कि दोस्तों ये दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व के मध्य ये दोस्तों आर्टिकल आते हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? 552, 550, 543, 544। तो दोस्तों आपको याद होगा लोकसभा में वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 543, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों आपको मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताता हूं। तो अगर आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 552 है कितने दोस्तों? होते कितने हैं? 550। ये हो सकते हैं हैं कितने? इतने हैं। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितने? वर्तमान में 543 हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपने दोस्तों एक याद किया होगा सरला, संसद, पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा, आर्टिकल 79, 80, 81 नोट कर लें। कौन किसका उल्लेख किसमें है? लोकसभा का उल्लेख 81 में, राज्यसभा का 80 में, संसद का 79 में। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लगाइएगा स्टार, बहुत ही अच्छा सवाल है। दोस्तों आपको बता दें राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। कितने निर्वाचित होते हैं? 233। अति महत्वपूर्ण सवाल दोस्तों। 250 हो सकते हैं, लेकिन हैं कितने? 245 ये हैं और ये हो सकते हैं। बहुत ही फर्क है दोस्तों इन सवालों के अंदर, इसको आप ध्यान में रखिएगा। टीसीएस के पूछे गए सवाल हैं सारे के सारे। राज्यसभा में कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। हैं कितने? 245। लेकिन दोस्तों इसमें से 245 में से निर्वाचित कितने हैं? निर्वाचित होते हैं 233। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 233। लेकिन मनोनीत कितने होते हैं? मनोनीत होते हैं 12। ये मनोनीत होते हैं। और किसके द्वारा? ये प्रेसिडेंट के द्वारा यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये दोस्तों 20 सवाल थे जो मैं आपके लिए लेकर आया था। अब दोस्तों एक आपके लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल का डोज देने वाला हूं मैं, यानी कि दोस्तों वो सवाल बताने वाला हूं जो टीसीएस बहुत बार रिपीट करता है। 4 से 5 आर्टिकल ऐसे हैं जो आपको पढ़कर जाना है, कोई सा भी एग्जाम देने जाएं, सवाल बनना ही बनना है एसएससी का। आइए बात करते हैं उनको लेकर। दोस्तों ये 4 से 5 आर्टिकल हैं, इनको भी आप फटाफट देख लें। ये देखिए दोस्तों आर्टिकल 40, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 40 में किसका उल्लेख किया गया है? आर्टिकल 40 में उल्लेख किया गया ग्राम पंचायत का गठन। टीसीएस का पूछा का सवाल है। आर्टिकल नंबर 44 में क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अति महत्वपूर्ण सवाल। आर्टिकल नंबर 45, इसके ऊपर तो आप जितना हो सके उतना इंपॉर्टेंट लिख के रखें, परीक्षा में सवाल बनता ही बनता है। आर्टिकल नंबर 45 में क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा का उपबंध। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 45 में है। अगला सवाल आर्टिकल नंबर 48। दोस्तों आर्टिकल नंबर 48 क्या कहता है? तो आपको ध्यान में रखना है। आर्टिकल नंबर 48 में कृषि एवं पशुपालन संगठन है। याद रखिएगा आर्टिकल नंबर 48 में क्या है? कृषि एवं पशुपालन संगठन। लेकिन आर्टिकल 48A यानी कि 48 का पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन जीवों का संरक्षण, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 48A में है। आर्टिकल 49 अति महत्वपूर्ण सवाल, इंपॉर्टेंट लगाइएगा इसके ऊपर आप। राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 49 में है। और आर्टिकल नंबर 50 में क्या है? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। आर्टिकल नंबर 50। और दोस्तों आर्टिकल नंबर 51 में क्या है? तो आपको याद होगा अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षण की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ये सब बातें कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 51 है। और आर्टिकल 51A हम डिस्कस कर चुके हैं जो कि मूल कर्तव्य से संबंधित है। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? कुल 211 है।
ये दोस्तों थी आज की क्लास और ये था आज का कंटेंट। अब दोस्तों आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइएगा कि क्लास कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा। सवाल भले ही मैंने 20 लिए हों, लेकिन दोस्तों आज मैंने आपको कम से कम 300 से 400 सवाल मुंह से बोल बोल कर आपको बताए हैं। अगर आपने दोस्तों आज की क्लास सही से ली होगी और सही से नोट की होगी तो यकीन मानिए पॉलिटी से आपका बिल्कुल डर खत्म हो जाने वाला है। आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, बस एक रात पहले इस सवाल को यानी कि इस क्लास को देखकर चले जाइएगा। 8 से 10 सवाल आपको अपनी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, 100% सही करने वाले हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होने वाला है। क्या हम दोस्तों नेक्स्ट क्लास में साइंस के सवालों को डिस्कस करें? इसका जवाब कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।